नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, हमने मनोविज्ञान की शुरुआत की थी। मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान कैसे बना, और धीरे धीरे पढ़ते हुए आज हम बाल मनोविज्ञान तक पहुंच गए। बाल मनोविज्ञान, बाल विकास लगभग एक ही है, बस थोड़ा सा परिभाषाओं में अंतर होता है एक ही क्षेत्र के, एक ही शाखा के चीजें। ठीक है, तो हमें आज जानना है बाल मनोविज्ञान क्या है, बालक के विकास में इसकी क्या भूमिका रहती है। इसके बाद किस मनोवैज्ञानिक ने बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान किया है, ये सारी चीजें धीरे धीरे हमें डिस्कस करना है। तो जैसे बात करें बाल मनोविज्ञान क्या होता है, तो कहते हैं ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक बाल, दूसरा मनोविज्ञान। तो जो बाल शब्द है वो आपके गर्भाधान से लेकर, जिस दिन से गर्भाधान होता है उस दिन से लेकर जब तक बालक टीन एज पर रहता है, यानी कि 18 से 19 साल तक की एज का बच्चा जो होता है, ये इतना जो प्रोसेस है, यानी 0 डेज से लेके 18 और 19 ईयर्स तक के बीच का जो बालक होता है, जो बच्चे होते हैं, इनका जब अध्ययन किया जाता है तो ये बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान के जनक आपके स्टैनली हॉल हैं। मैंने इस लास्ट वीडियो में बताया था इनको क्यों कहा गया है और इन्होंने क्या क्या किया है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, बाल और मनोविज्ञान। बाल जो है वो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का बात करती है। गर्भावस्था यानी गर्भधारण से लेकर, जब से आपका गर्भधारण हो जाता है तब से लेकर जब तक आप 18 या 19 वर्ष के नहीं हो जाते, यानी टीन एज तक का। ठीक है, और मनोविज्ञान तो आप जानते ही है, व्यवहार का अध्ययन, अर्थात मनोविज्ञान की वह शाखा, मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें बालक के गर्भाधान से लेकर किशोरावस्था तक की अवस्थाओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाए, उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब बात आती है बाल मनोविज्ञान की सबसे पहली परिभाषा किसने दी। तो बाल मनोविज्ञान की जो सबसे पहली परिभाषा है, सर्वप्रथम जो परिभाषा दी थी वो दी थी आपके बर्क महोदय ने। किसने दी थी बेटा? बर्क महोदय ने। बर्क महोदय ने बाल मनोविज्ञान की सबसे पहली परिभाषा दी और इन्होंने कहा, क्या कहा? इन्होंने कहा बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। सबसे सिंपल है और सबसे पहली परिभाषा है। बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये किसकी परिभाषा है? ये परिभाषा बर्क महोदय की है और ये प्रथम परिभाषा है बाल मनोविज्ञान की, प्रथम परिभाषा है, ध्यान रखना, पहली परिभाषा। ठीक है, इसके बाद क्रो एंड क्रो ने परिभाषा दी। क्रो एंड क्रो बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। क्रो एंड क्रो हस्बैंड वाइफ थे, दोनों ही मनोवैज्ञानिक थे और दोनों ने एक साथ कार्य किया है और अपनी थ्योरीज दी हैं। ठीक है, चलिए, इन्होंने कहा बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल की आरंभिक अवस्था से किशोरावस्था तक करता है। ठीक है, क्या कहा है कि जो बालक के गर्भकाल की आरंभिक अवस्था से, यानी गर्भाधान वाले दिन से लेकर किशोरावस्था तक का पूरा अध्ययन करे, वही बाल मनोविज्ञान है। और इन्होंने एक बात और कही है, क्या कहा है? इन्होंने कहा है जो 20वीं सदी का काल है वह बालकों का काल है, अर्थात बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र का बहुत अच्छा काल रहा है 20वीं सदी का। ठीक है, अभी कौन सी सदी चल रही है? 21वीं सदी चल रही है, 21st सेंचुरी, है ना। ठीक है, अब इसके बाद जेम्स ड्रेवर ने कहा है बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्वता तक करती है। परिपक्वता मतलब मेच्योरिटी, प्रौढ़ावस्था के पहले तक का। ठीक है, कब तक का? प्रौढ़ावस्था के पहले तक का, प्रौढ़ावस्था के पहले।
प्रौढ़ावस्था के पूर्व, जो प्रौढ़ावस्था के पूर्व तक का अध्ययन करती है वो आपका जेम्स ड्रेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है देखिए, आगे है 17वीं शताब्दी सन 1628 में, 17वीं शताब्दी में सन 1628 में कॉमेनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की। किसकी स्थापना की? स्कूल ऑफ इन्फेंसी, जिसमें बालकों को उनके हिसाब से या बालकों का अध्ययन किया जाता था कि बालक को कैसे क्या करना चाहिए, बालक के विकास कैसे होता है, बालक को कैसी सुविधा देनी चाहिए, कैसी असुविधा देनी चाहिए, बालक कहाँ सहज रहता है, कहाँ असहज रहता है। तो वही स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की थी। 18वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी ने बाल विकास का सर्वप्रथम विवरण प्रस्तुत किया था, वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था, और इन्होंने अपनी 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया और उस पुत्र के अध्ययन के अनुसार इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था बेबी बायोग्राफी। क्या नाम था? बेबी बायोग्राफी। ये पूछा जाता है पेस्टोलॉजी की बुक, पेस्टोलॉजी की बुक का नाम क्या है? तो पेस्टोलॉजी की बुक का नाम है बेबी बायोग्राफी। याद रखिएगा, 1 नंबर आपका यूपी टेट, रीट यानी स्टेट टेट में इंपॉर्टेंट है। बुक, लेखक, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। आगे चलते हैं। जर्मनी के चिकित्सक टाइडमैन ने 1787 में अपने ही बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास का निरीक्षण कर एक विवरण पत्र तैयार किया और उसे प्रकाशित कराया। किसने प्रकाशित कराया? टाइडमैन ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे है 19वीं शताब्दी में टैन ने 1869 ईस्वी में इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी थी? टैन महोदय ने। कौन सी? इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, ध्यान रखना। डार्विन ने 1870 में डार्विनवाद, लैमार्कवाद, इन्होंने जीवन संघर्ष पर बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी, है ना। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, क्लास 9th में इनका विवरण मिलता है बायो में, जिराफ वाला, वो गर्दन कम ज्यादा होने वाला, है ना। तो डार्विन ने 1870 में बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट, बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट तथा प्रेयर ने, ये दूसरे वैज्ञानिक हैं, प्रेयर ने 1881 में द माइंड ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक प्रकाशित की। इंपॉर्टेंट है टेट एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा सीटेट में बुक्स वगैरह नहीं पूछता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 19वीं शताब्दी में स्टैनली हॉल ने 1893 में बाल अध्ययन आंदोलन, ये मैंने बताया था पिछले टर्न में, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन नामक 2 संस्थाएं प्रकाशित कर बायोग्राफी तैयार की तथा इसके लिए इन्हें बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। किसे? स्टैनले हॉल को, है ना। ये मैंने बताया था पिछले टर्न में भी, अभी फिर बताया जा रहा है। चलिए आगे है। स्टैनली हॉल ने 1891 में पेडागोजिकल सेमिनारी नामक पत्रिका प्रकाशित की। कौन सी पत्रिका? पेडागोजिकल सेमिनारी, है ना। यह पत्रिका प्रकाशित की। इन्होंने सर्वप्रथम बाल प्रश्नावली का निर्माण किया। ध्यान रखना, स्टैनली हॉल ने किया है। स्टैनली हॉल ने सर्वप्रथम बाल प्रश्नावली का निर्माण किया है। अगर प्रश्नावली की बात करें, सर्वप्रथम प्रश्नावली किसने बनाया, तो सर्वप्रथम जो प्रश्नावली है वो वुडवर्थ ने बनाया था। किसने बनाया था? वुडवर्थ ने। इनका पूरा नाम था आर एस वुडवर्थ। ठीक है,
ध्यान रखना, अगर आपको किसी को मारने का मौका मिले तो यही दो व्यक्ति हैं, कौन कौन, स्टैनली हॉल और वुडवर्थ। इन दोनों लोगों ने ही परीक्षा प्रणाली लागू की थी। नहीं, पहले परीक्षण होता ही नहीं था, सीधा प्रैक्टिकल होता था, इसके बाद जाओ घर, है ना। पेपर की जो व्यवस्था है वो स्टैनली हॉल और वुडवर्थ की देन है। इन्होंने ही अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में सर्वप्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना की। बाल सुधार गृह आप लोग बहुत भली भांति समझते होंगे, है ना। आजकल बाल सुधार गृह सिर्फ एक ही काम के लिए भेजा जाता है, या तो नशा पत्ती छुड़वाने के लिए बच्चों को भेजते हैं, या फिर वो बच्चे जो 18 साल से पहले, जिनको शिद्दत वाला प्यार हो जाता है, उनको सुधार गृह भेजा जाता है ना। वो एक रील नहीं वायरल हुई थी, अपनी कसम खा के कह रही हूँ, सीने में सीने ठोक के कह रही हूँ, जो मैंने किसी से बात करी हो, तो उस टाइप के लोग बाल सुधार गृह आजकल भेजे जाते हैं, ठीक है। हाँ, हालांकि इसका शुरुआत में पर्पस दूसरा था, अब उसका पर्पस दूसरा हो गया है। चलो अब देखो ये पॉइंट आ गया है। सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण वही बात आर.एस. वुडवर्थ ने किया था जो मैंने अभी बताई। जॉन लॉक ने अपनी पुत्री एना लॉक पर प्रयोग किया था। जॉन लॉक जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अपनी पुत्री एना लॉक पर ही प्रयोग कर डाले थे, मनोवैज्ञानिक प्रयोग कर डाले थे और उनकी थ्योरी दी थी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है बाल विकास। बाल विकास से तात्पर्य बालक के सर्वांगीण विकास से है। सर्वांगीण का मतलब होता है सभी क्षेत्र में, वो चाहे आपका मानसिक हो, शारीरिक हो, आध्यात्मिक हो, नैतिक हो, सांस्कृतिक हो, सार्वभौमिक हो, हर तरह का विकास जो होता है वो सर्वांगीण विकास कहलाता है, ठीक है। बाल विकास का अध्ययन करने के लिए विकासात्मक मनोविज्ञान नामक एक अलग शाखा बनाई गई है, जो व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक करती रहती है, ठीक है। कब से, गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक करने वाली जो मनोविज्ञान की अलग शाखा है, उसे क्या कहते हैं, उसे विकासात्मक मनोविज्ञान कहते हैं, ठीक है। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। अब बाल विकास के अध्ययन क्षेत्र, बाल विकास में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं वो समझ लेता है। कहते हैं विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। विभिन्न अवस्थाएं मतलब आपका हो गया प्रसव पूर्व अवस्था, इसके बाद शैशवावस्था, शैशवा के बाद बाल्यावस्था, बाल्य के बाद किशोरावस्था। कितनी अवस्थाएं आ गई, सबसे पहली प्रसव पूर्व, प्रसव पूर्व को और क्या बोलते हैं, गर्भावस्था, क्या बोलते हैं, गर्भावस्था। दूसरी अवस्था कौन सी हो गई, दूसरी अवस्था आपकी हो गई प्रसव के जस्ट बाद, यानी शैशवावस्था, शैशवावस्था, शैशवावस्था हो गई। तीसरी आपकी अवस्था इसमें आएगी बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। और जो चौथी अवस्था आएगी वो आपकी आएगी किशोरावस्था, किशोरावस्था। अगर इनकी बात करें कि ये किस किस एज ग्रुप में आती हैं, तो देखिए जो आपका प्रसव पूर्व यानी गर्भावस्था होता है वो आपका 9 माह 10 दिन का, 9 माह 10 दिन, या कहीं कहीं पे 280 दिन भी लिख जाता है, ठीक है, 280 दिन। शैशवावस्था आपका जन्म से 2 वर्ष, ये सामान्य है, किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार नहीं है, जनमत के अनुसार है। बाल्यावस्था आपका 3 से 12 वर्ष, और जो किशोरावस्था होता है वो 12 से लेके 18 या 19 वर्ष, ठीक है। ये अवस्थाएं होती हैं और इतने अवस्थाओं का अध्ययन आपके बाल विकास के अंतर्गत आता है, यानी विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन होता है। दूसरा, विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। विभिन्न पहलू का मतलब है वो चाहे आपका शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, नैतिक हो, किसी भी तरह का अध्ययन हो, वो सभी अध्ययन की सभी अवस्थाएं विकास के विभिन्न पहलू आते हैं, ठीक है। विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का, तत्व मतलब कारक क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या रीजन हो सकते हैं, आपका स्कूल, आपका मित्र, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार, है ना, और आपका इन्वायरमेंट, आपके वंशज, केवल मम्मी पापा तक सीमित नहीं होता है। कहते हैं जब कोई किसी बच्चे का जन्म होता है, ध्यान रखिएगा एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो बालक का जो स्वरूप होता है वो वंशानुक्रम के अनुसार 3 पीढ़ियों तक होता है। 3 पीढ़ियों का मतलब है अगर वो पापा की साइड से ले लो
तो पापा हो गए, पापा के ऊपर आपके दादाजी हो गए, दादाजी के ऊपर हो गए परदादा, यानी परदादा से लेके पिताजी तक के किसी के भी लक्षण आ सकते हैं बच्चे में। ऐसे ही अगर वो माता पक्ष में गया है तो आपकी माताजी हो गई, माताजी के आपके नाना नानी हो गए, नाना नानी के ऊपर हो गए पर नाना पर नानी जी, है ना। तो अगर वो माता पक्ष में जाता है तो इन 3 पीढ़ियों में किसी के लक्षण आ सकते हैं, और इस तरफ जाता है पिताजी की तरफ तो परदादा दादी, दादा दादी और मम्मी पापा, इनमें किसी के भी लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 3 पीढ़ियों का उसमें लक्षण आ सकते हैं, और उसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है कि अगर बच्चे के लक्षण मम्मी पापा से मैच नहीं कर रहे हैं तो आप ये नहीं सोचिए कि ये किस पे चला गया, है ना। तो आप ये समझ लेना कि दादा दादी में से कोई एक हो सकता है, पर दादा दादी में से कोई एक हो सकता है, नाना नानी में से कोई एक हो सकता है, पर नाना नानी में से भी कोई एक हो सकता है। जरूरी नहीं है कि माता पिता ही हों। जीन्स जो होते हैं वो 3 पीढ़ियों तक आपके संरक्षित रहते हैं, वंशानुक्रम तक आते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत से रिश्ते इन चीजों में भी टूट जाते हैं। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, बालकों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन। व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब आपका जो पर्सनालिटी है, पर पर्सन पर्सनालिटी, है ना। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, इन चीजों का अध्ययन किया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन, उनकी मेंटल हेल्थ का अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत आता है। बाल व्यवहार तथा अंतः क्रियाओं का अध्ययन। बाल व्यवहार मतलब एक दूसरे से कैसे व्यवहार करते हैं, वो कैसे दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। अंतः क्रियाएं कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, कैसे मिलते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद बालकों की रुचियों का अध्ययन, उनका इंटरेस्ट कहां है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि बच्चे का इंटरेस्ट कहां पर हो रहा है, बच्चा किस फील्ड में इंटरेस्ट ले रहा है, ये जानना एक टीचर के लिए भी और मम्मी पापा के लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत से बच्चे, जैसे आपने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट्स देखी होगी, वहां पे वो वायरस थे ना, वीरो सहस्त्र बुद्धि, उन्होंने पहले से ही प्री प्लान्ड कर रखा था कि अगर बेटा हो रहा है तो इंजीनियर बनना है, बेटी हो रही है तो डॉक्टर बनना है ना। और आमिर खान जो एक बढ़िया आवारा फ्री माइंड व्यक्ति थे, है ना, आवारा माइंड का, वैसे आवारा नहीं थे, है ना, माइंड से आवारा थे। वो कहते थे जो इच्छा करे वो बनो, बाबा रणछोड़ दास छाछड़, है ना। तो आप ये जानना बहुत जरूरी है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में जा रहा है। वो फील्ड अगर पॉजिटिव है तो बच्चे का सपोर्ट कीजिए, अगर निगेटिव है तो भी बच्चे को सपोर्ट करते हुए उसकी फील्ड चेंज कराइए। फील्ड पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि बहुत से बच्चे चोरी और बात घुमाने में एक्सपर्ट होते हैं, उस तरफ इंटरेस्ट लेते हैं कि हम एक बात को बढ़ा चढ़ा के कैसे बता दें। तो ये चीजें बंद करवाइए अपने बच्चे से, उसको सच बोलना सिखाइए। ठीक है, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। आगे चलते हैं, बालकों की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन, वही चीज, वो बातों को घुमा पाते हैं या बातें एज इट इज बताते हैं या बातों को छिपाते हैं, ये मानसिक क्रियाएं हैं। बाल कितनी देर में कौन सी बात समझ पाते हैं और अपनी बात कैसे व्यक्त कर पाते हैं, ये सारी चीजें। बालकों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन, व्यक्तित्व का मूल्यांकन मतलब उन्होंने अब तक अपने अंदर कितनी चीजों को धारण किया है, क्या सीख पाए हैं, ये सभी मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। बालक अभिभावक संबंधों का अध्ययन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बालक अभिभावक संबंधों का अध्ययन, यहां पर अभिभावक भी हो सकता है, यहां पर अध्यापक भी हो सकता है। बच्चा अभिभावक के साथ कैसे रहता है, बच्चा अपने अध्यापक के साथ कैसे रहता है, ये जानना बहुत जरूरी है। कहते हैं एक बच्चे के विकास में उसके मम्मी पापा, उसके टीचर का सबसे बड़ा योगदान होता है, और बालक तभी विकास कर सकता है जब उसके साथ उसके जैसा व्यवहार करने वाला कोई हो। वो एक कहावत है, ज्ञानी का ज्ञानी मिले, हंसी हंसी पूछे बात, गदहा का गदहा मिले, भई भई मारे लात। भई भई मतलब घूम घूम के मारे लात। ये मेरे ग्रैंडफादर अक्सर सुनाते थे मुझे कि ज्ञानी को ज्ञानी मिले, हंसी हंसी पूछे बात, गदहा का गदहा मिले, घूम घूम के मारे लात।
यानी कि जो व्यक्ति ज्ञानी होता है उसको अगर ज्ञानी मिल गया तो दोनों बड़े आराम से इत्मीनान से टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे, पढ़ाई को लेकर बात करेंगे, करियर को लेकर बात करेंगे, देश विदेश की आर्थिक स्थितियों पर, आर्थिक परिचर्चाओं पर बात करेंगे, देश के सिस्टम पर बात करेंगे, भ्रष्टाचार पर बात करेंगे, मतलब अच्छी बातें करेंगे। और गधा का गधा मिले, मतलब उस तरह के व्यक्ति मिले, आओ लड़ लो, हो जा दो दो हाथ, तुमसे डरते हैं क्या? अबे भौकाल है अपना, और घर में धरिए दुनाली, ठौर निकल आएंगे, इस तरह की बातचीत करते हैं, है ना? तो यही अंतर होता है। और इन चीजों को लाने में बालक के माता पिता का विशेष योगदान होता है। बच्चे को आप स्वतंत्र छोड़िए, पर स्वतंत्र का मतलब ये नहीं कि आप उसे आजाद कर दीजिए। आप उस पर निगाह रखिए, आप उस पर नजर बनाए रखिए। बालक कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या खा पी रहा है घर के बाहर, क्या वो देख रहा है। उसके पास मोबाइल है तो मोबाइल की हिस्ट्री समय समय पर रैंडम चेक करते रहिए, बेहद जरूरी है आपके बच्चे के विकास के लिए। रैंडम चेक करने की कोशिश कीजिए। बालक है अगर आपका बच्चा, छोटा है तो, अगर बड़ा हो चुका है तो संभल के करिए, क्योंकि बात फिर बिगड़ सकती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अभिवृद्धि एवं विकास की। क्या है अभिवृद्धि और क्या है विकास? देखिए, अभिवृद्धि और विकास ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। बहुत से लोग इनको एक ही मानते हैं, एक ही नहीं है। ये अंतर है इनमें, और क्या अंतर है आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अभिवृद्धि का अर्थ शारीरिक वृद्धि से है। शारीरिक वृद्धि का मतलब वो चीजें जो हमें साधारण तरीके से दिख सकती हैं, दृश्य हैं, दृश्य हैं जो। और विकास का अर्थ संपूर्ण प्राणी में होने वाले परिवर्तन से, यानी दृश्य भी अदृश्य भी, जो आपके इंटरनल चेंजेस होते हैं वो भी, और जो आपको दिखते हैं वो भी। ठीक है, अभिवृद्धि एक पक्षी होती है, विकास शारीरिक, मानसिक, संवैगिक, नैतिक सभी पक्षों में होता है, यानी ये सर्वांगीण होता है विकास। अभिवृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, यानी जो शरीर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गोलाई जो भी है वो एक समय के बाद रुक जाती है, एक समय तक ही होती है। और विकास क्या है? विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है और ये बढ़ता ही रहता है। विकास का जो ग्राफ है वो धीरे 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 कम ज्यादा मतलब उसकी गति कम ज्यादा होते हुए वो आगे बढ़ती ही रहती है। ठीक है, अभिवृद्धि में लंबाई, चौड़ाई, भार वृद्धि में वृद्धि होती है या कमी होती है, यानी परिवर्तन होता है जो हम देख सकते हैं। विकास में क्षमताओं, दक्षताओं में परिवर्तन होता है, यानी वृद्धि होती है। दक्षता का मतलब यह है कि अगर आप आज 5+5 का जोड़ आता है तो कल आप 5x5 का गुणा भी कर सकते हो, है ना? तो ये लगातार बढ़ता रहता है। अभिवृद्धि परिमाणात्मक होती है, यानी मात्रात्मक होती है, इसे मात्राओं से व्यक्त किया जा सकता है, ये लिखा जा सकता है कि आप 5 केजी के हो, 5 फीट के हो, 50 केजी के हो, और आपकी जो ग्रिड है वो कितनी है ना? विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार की होते हैं, यानी अभिवृद्धि विकास के अंतर्गत आ सकती है। ठीक है, और यह गुणात्मक भी होता है, मात्रात्मक भी होता है। अभिवृद्धि विकास में निहित नहीं होता है, और विकास में अभिवृद्धि निहित होती है, यानी कि जो अभिवृद्धि है, वृद्धि है, वो आपके विकास का ही एक हिस्सा है। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए, अभिवृद्धि बाह्य स्वरूप में परिवर्तन होता है, विकास बाह्य और आंतरिक दोनों परिवर्तन होते हैं। अभिवृद्धि को मापा तौला जा सकता है, विकास का सीधे मापन संभव नहीं है। आप किसी व्यक्ति की बुद्धि को कैसे माप सकते हैं? डायरेक्ट माप सकते हैं क्या कि उसकी बुद्धि लब्धि क्या है? उसके लिए प्रॉपर एक प्रोसेस होता है, एक फॉर्मूला लगता है ना? तो वो चीजें होती हैं। ठीक है, देखो, आरंभिक जीवन में विकास अभिवृद्धि से पीछे होता है, लेकिन जीवन के अंतिम समय में देखा जाए तो विकास जो है वो वृद्धि से आगे निकल जाता है। ठीक है, तो यानी कि विकास पढ़ने में तेज है, वृद्धि ठीक नहीं पढ़ाई करती है ना? हाँ, चलिए, देखो ये नीचे लिखा भी है, जीवन के आरंभ काल में अभिवृद्धि विकास से आगे होती है,
किंतु जीवन के अंतिम समय में अभिवृद्धि विकास से पीछे रह जाती है। चलो आगे चलते हैं। अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, आइए इनको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए समय में नए वीडियो के साथ। नमस्कार।